हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास टेंथ का सोशल साइंस का हैज द रेट वीडियो। ठीक है, हैज द रेट वीडियो चौथा होने वाला है, यानी कि सेट 4। ठीक है, इससे पहले मैं बता देता हूँ, इससे पहले मैं हैज द रेट वीडियो 1 से हैज द रेट 3 तक का वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, और प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके अपना पढ़ाई सीक्वेंस में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हैज द रेट पहला से हैज द रेट तीसरा तक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न पे। जो प्रश्न क्या बोला है, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये प्रश्न MCQ रहेंगे 1 से 30 तक, और जो बचा 31 से 45 तक का प्रश्न, वे सारे प्रश्न रहेंगे आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र, ठीक है, ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति इकाई थी। तो किसका विश्वास था, ये था आप लोगों का जेसेपे मैथ्सिनी का। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या दूसरा क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। जो युद्ध हुआ था उसमें, युद्ध में तो बहुत सारे खर्चे आते हैं। ठीक है, वहाँ पे उसका हथियार बनाना, उसका भोजन बनवाना, उसके बाद इत्यादि के यही काम। ठीक है, इससे इस सारे काम में और उस पे और दूसरा काम सब चीज़ रुक जाता है, आर्थिक विकास युद्ध चलने पर। इस प्रकार से युद्ध चला था तो उसका खर्चा कैसे भरपाई किया था, तो इसका भरपाई जो किया था युद्ध के नाम पे कर्ज लिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे 3 नंबर क्या है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले ऑटोमन विस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। मतलब कि चांसलर जो थे वह कहाँ के विस्मार्क कहाँ के चांसलर थे, मतलब कि राजा थे, तो प्रसा के। ठीक है, आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न क्या है, चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। तो चोरा चोरी कांड जब हुआ था तो उस कारण से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक अच्छे शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा था। ठीक है, लेकिन किस कारण से चोरा चोरी कारण से उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5 नंबर क्या बोल रखा है कि 1917 में, ठीक है, गांधी जी ने क्या है खेड़े जिले, क्या है, खेड़े जिले की किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। ठीक है, तो खेड़ा किस राज्य में स्थित है, तो खेड़ा जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गुजरात में स्थित है खेड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6 क्या है कि निम्न में से किस देश को वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, यानी कि वीटो का अधिकार किस क्षेत्र में प्राप्त नहीं है, किस देश में, तो ये है बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम प्लस भारत में भी वीटो का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से है तो यहाँ पे मारेंगे बेल्जियम में भी इसका अधिकार नहीं है। ये सिर्फ 5 देशों में अधिकार है वीटो का अधिकार। आगे देखेंगे क्या 7 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में पलों में था, मतलब कि मित्र राष्ट्र में शामिल था। तो मित्र राष्ट्र में कौन सा देश शामिल था, तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रखा है कि बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या, ठीक है, बुनकरों की कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो क्यों करना पड़ा था, ये करना पड़ा था कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी, इसलिए ये करना पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न क्या है कि किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज के कपड़ा बनाने में मदद मिली, तो ये मिली थी आपका फ्लाई शटल के कारण से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10 नंबर क्या बोल रहा है कि ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो ये जो लिखी थी ज्योतिबा फुले, ये लिखी थी गुलामगिरी। ठीक है,
आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11 क्या बोल रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, तो हो जाएगा आपका अधिक सिंचाई। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है। किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका काली मिट्टी को रेगर मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13 क्या बोल रहा है कि भारतीय वन्य जीवन रक्षक अधिनियम कब लागू हुआ। तो वन संरक्षक नियम कब लागू हुआ, तो 1972 में लागू हुआ। ठीक है, कब लागू हुआ था, तो 1972 ईस्वी में। आगे देखेंगे क्या 14 नंबर प्रश्न, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है। स्तनधारी मतलब कि दूध देने वाले का कितना प्रतिशत जो है लुप्त होने का खतरा है, तो ये हो जाएगा आपका 20%। 15 नंबर देखें क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था आपका मेघा पाटेकर ने। ठीक है, 16 नंबर क्या है, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। मतलब कि कुल जितना भी विद्युत होता है उसमें से जल से कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा आप लोगों के लिए 22%। ठीक है, जो जल से खाली केवल प्राप्त होता है। आगे देखेंगे हम 17 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। मतलब कि धान की खेती किस ऋतु में की जाती है, तो इससे पहले मैं बता देता हूँ एक ट्रिक। धान क्या है, खराब होने वाला फसल है। ठीक है, जल्दी खराब होता है फसल, तो ये हम इसे कह सकते हैं ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है 18 नंबर प्रश्न की झारखंड में गुवा और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। नुआ और गोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा आपके लौह अयस्क। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है। तो कौन सा समुद्र पतन है जो लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में है, तो ये हो जाएगा आपका मरगांव। ठीक है, 20 नंबर देखें क्या निम्नलिखित में किस प्रकार को टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है। किस चीज को जन्म देता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मार्गा गांव। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है निम्नलिखित में से किस प्रकार को टकराव को। चलिए आगे देखेंगे क्या है प्रश्न संख्या 11 नंबर, सत्ता की भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है आपकी क्षेत्र भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में। तीसरा क्या है प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों में और इनमें सभी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ इसका प्रभाव दिखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा आप लोगों की इनमें सभी में। ठीक है, 12 नंबर देखें क्या है संवैधानिक क्या है, हाँ संवैधानिक प्रावधानों और कानून के क्रियान्वयन की देख रेखा में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है। तो कौन निभाती है, ये न्यायपालिका निभाती है। ठीक है, आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न क्या है अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है। ये मानने का व्यवस्था है आप लोगों के लिए कि वर्ण व्यवस्था। ठीक है, आगे देखेंगे 24वां प्रश्न। ठीक है, क्या है 24वां प्रश्न क्या बोल रखा है कि किस दल में निर्वाचन होने के बाद उस दल में छोड़ कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहते हैं। इसे हम दल बदली कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दल को छोड़कर दूसरे दलों में जाता है उसे हम दल बदली कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे क्या है कि 25 नंबर व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आप लोगों के लिए लोकतंत्र। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है 26वां प्रश्न विकास के लक्षण क्या है। तो विकास कैसे हो सकता है, इसका क्या लक्षण है।
तो क्या हो जाएगा, आय में वृद्धि करना, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार, मतलब स्वास्थ्य सुविधा में थोड़ा ध्यान रखना। उसके आगे क्या हो जाएगा, नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी करना। उसके बाद हो जाएगा इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, ठीक है। आगे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। मतलब कि महात्मा गांधी द्वारा नरेगा, ठीक है, मनरेगा या नरेगा, धीरे पहले उसका नरेगा नाम था, अब इसका मनरेगा हो गया है, ठीक है। क्या है इसमें जो है बेहतर जो होता है रोजगार मिलता है, जो 100 दिनों के लिए होता है, और काम ना मिलने पर रोजगार भत्ते भी दिए जाते हैं, ठीक है। उस पर कि ये कहाँ कहाँ लागू होता है, तो ये ग्रामीण लगभग ग्रामीण एरिया में होता है, ठीक है। और ऐसे सरकारी काम इसमें शामिल है, जैसे कि कुआं खोदना, ठीक है, तालाब बनाना इत्यादि। जैसे कि यहाँ लिखा क्या है कि रोजगार के दोहरे लक्षण प्राप्त करना होता है, 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करता है, सी में गरीब परिवार की आय में वृद्धि करता है, इनमें से भी। देखिए 28 में प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रखा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। मतलब कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विनिमय का माध्यम, ठीक है। 29 में प्रश्न देखते हैं, क्या कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका वैश्वीकरण, ठीक है। आगे देखेंगे 30 में प्रश्न, क्या है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा आपका 15 मार्च को, ठीक है। चलिए ये था आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 31 से लगभग 52 तक के प्रश्न होंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतने सारे प्रश्न जो लिए गए हैं, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बहुत सारे प्रश्न तो PYQ ही शामिल होते हैं इसमें, ठीक है, जो बार बार पूछे जाने के चांस होंगे। चलिए हम लोग यह प्रश्न को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न को देखना बहुत ही जरूरी है। क्या बोल रखा है कि यंग इटली क्या होता है, इसका स्थापना किसने किया। तो यंग इटली का स्थापना क्या होता है यंग इटली, और इसका स्थापना किसने किया था, ये क्या हो जाएगा। यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। इसका गठन 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में के दशक में जोसेफे मैथिनी ने एकीकृत इटली के विचार को प्रशासित करने के लिए किया था, ठीक है। यहाँ तक का समझ आ गया ना। आगे देखेंगे 32 नंबर, क्या है दांडी यात्रा का क्या महत्व है। तो दांडी यात्रा का महत्व क्या हो जाएगा, तो दांडी यात्रा 1930 ईस्वी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था, ठीक है। दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। मिट्टी संरक्षण के किन्हीं 2 उपाय को बताइए, यानी कि कैसे, अच्छा ये बताए थे मैंने, हाँ दांडी यात्रा 1930 ईस्वी सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं 33 नंबर, क्या मिट्टी संरक्षण की किन्हीं 2 उपाय लिखे। मतलब मिट्टी को कैसे हम बचा सकते हैं, मिट्टी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके कोई उपाय बताने बोल रहा है, ठीक है। तो मिट्टी संरक्षण के उपाय क्या क्या हो जाएंगे, तो देखें क्या है, ढाल कृषि को प्रोत्साहित करना, मतलब कि सीढ़ी नुमा खेती करने बोल रहा है, ठीक है। आगे क्या है, सघन वृक्षारोपण जिससे वायु का प्रवाह कम हो। मतलब कि ऐसे बोल रहा है क्या कि थोड़ा सा अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाने बोल रहा है, क्योंकि जब पेड़ पौधा या फिर उसका जड़ जो होता है मिट्टी को जो पकड़ के रखता है, ठीक है, उससे जो होता है मिट्टी को बहने नहीं देता है, ठीक है, और जिससे मिट्टी का कटाव छटाव या फिर उसका दुर्लभ नहीं होता है। चलिए आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या, अच्छा इसका आगे क्या है, अतिचारण का नियंत्रण। मतलब कि पशु चराने से भी अतिचारण होता है, अतिचारण से मृदा संरक्षण में ह्रास होता है, ठीक है। घ नंबर क्या है, पानी का बहाव को रोकना। जैसे कि पानी का बहाव नहीं रोकेंगे तो पानी के साथ साथ मिट्टी भी बहा के ले जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं अधिक से अधिक पेड़ लगाइए और मृदा संरक्षण को रोकथाम कीजिए। आगे क्या है 34 नंबर, खरीफ फसल किसे कहते हैं। खरीफ फसल किसे कहते हैं,
खरीफ फसल मानसून के आगमन पर बोई जाती है तथा दिसंबर अक्टूबर में काटी जाती है। उदाहरण के लिए क्या है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, कपास है इत्यादि। ठीक है, ये सारे को हम क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, यानी कि बरसात के मौसम में लगाया जाता है ये सारे फसल। चलिए आगे देखें क्या 35 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और इसका संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी यानी कि 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। और ये नेता कौन थे, एओ ह्यूम ने किए थे। ठीक है, इसका संस्थापना। आगे देखेंगे क्या है, और 36वां प्रश्न, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, तो इससे क्या होता है गठबंधन सरकार। मैं सबसे पहले अपने भाषा में बता देता हूँ। यदि मान चलिए कोई नेता है, ठीक है, वह चुनाव में खड़ा हुआ है और वह जब चुनाव होता है तो वह जो है यानी कि जीतने का जो सीट होता है लोकसभा में, मान चलिए 545 होता है। ठीक है, तो उसमें से उतना अंक प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वह क्या करता है कि जो उससे चुनाव में उसके भागीदार उठे थे उससे वह मिलता है, हाथ मिलाता है। ठीक है, और गठबंधन सरकार बनाता है। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार पे बैठे हुए हैं, तो वह इसी प्रकार से बैठे हुए हैं। उसका विजय इस प्रकार से नहीं हुआ था कि वह अकेले अपना सरकार बना सके। ठीक है, इसलिए वह गठबंधन सरकार पे अभी खड़े हैं। क्या है, एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टी द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर गठबंधन शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ कहते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकृत है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम क्या है कि 37 नंबर, हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए, तो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टी, अच्छा क्या होना चाहिए, तो उच्च प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, कोमा लगाते जाइए, उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च साक्षरता दर तथा स्वस्थ स्तर, पूर्ण रोजगार एवं उत्तम संरचनात्मक सुविधा। ठीक है, आगे देखेंगे 38 नंबर प्रश्न, क्या है कि हम क्या है, विश्व व्यापार संगठन और यह कब और क्यों स्थापित किया गया। तो विश्व व्यापार संगठन कब और किस लिए स्थापित किया गया, तो क्या जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सदस्य राष्ट्र के बीच व्यापार संबंधी नियमों को संचालित करता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, अब खंड ग है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न कि 6 प्रश्न का उत्तर दे। इसमें 8 प्रश्न दिए, उसमें 6 प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए किस प्रकार से हो जाएगा, 39 नंबर, मारियान जर्मनिया कौन थे, जिस तरह उसे चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। ठीक है, मारियान और जर्मनिया कौन थे और जिस तरह से चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो चलिए देखेंगे क्या है, फ्रांस का क्रांति के दिनों में कलाकारों ने नारी रूपकों का प्रयोग अमूर्त विचार जैसे कि स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्षा, लालच आदि को प्रकट करने के लिए किया। कुछ कलाकार ने इस महिला रूपकों का प्रयोग एकता, राष्ट्र का प्रतीक के रूप में किया। फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया। उसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखलाया गया। ठीक है, और उसकी प्रतिमा को सार्वजनिक चौराहे पर, मतलब कि सरकारी चौराहे, मतलब जहाँ पे चौक पे लगाई गई ताकि उसकी एकता, राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। इस प्रकार जर्मनी में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मनिया के रूप में माना गया। उसे वलुत वृक्ष के पत्ते के मुकुट से सजाया गया क्योंकि जर्मनी में वलुत वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इतने सारे इस पे बात है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करिए, वर्णन करें।
तो क्या हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। पहला, इस महामंदी 1929 से 1934 के काल में भारत के आयात या और निर्यात व्यापार में कोई 50% की कमी आ गई थी। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी आ गई थी? तो 50% की कमी आ गई थी। इस महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों का विशेष रूप से बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पटसन के मूल्य में कोई 60% की गिरावट आ गया। मान चलिए कोई भी चीज़ का, वस्तु का दाम घट जाएगा तो भैया जो लगाया है, जो सोच के पूंजी फंसाया है, उसमें तो डूब ही जाएगा। ठीक है, तो 60% की गिरावट हुआ होगा तो बंगाल के पटसन उत्पादन करने वाले लोगों की हालत आप समझ सकते हैं क्या है। उसके बाद क्या है, पटसन उत्पादन बर्बाद हो गए और वे कर्ज के बोझ पे तले डूब गए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है। छोटे छोटे किसान भी इस बर्बादी के ना बच सके। ठीक है, मतलब कि छोटा छोटा किसान भी इस बर्बादी से नहीं बच सके और वे क्या है, आर्थिक दशा खराब हो गई, जिससे सरकार ने उनके भूमि कर तथा अन्य करों में कोई कमी ना की। आगे देखेंगे घर नंबर 1930 में शुरू होने वाले सिविल अवज्ञा आंदोलन इस आर्थिक मंदी का सीधा परिणाम था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अत्यंत अशांति का क्षेत्र हो चुका था। ठीक है, एक अथवा करके प्रश्न दिया हुआ है, संक्षिप्त में बताइए कि दो महायुद्धों के बीच आर्थिक परिस्थितियां में पैदा हुए उनमें अर्थशास्त्रों और राजनेताओं ने क्या सबक सीखा। क्या हो जाएगा इसका आंसर कि अंतर युद्ध के आर्थिक अनुभव बहुत खराब थे। ठीक है, अधिकारी वे बर्बाद हो गए थे और बहुत से शहर नष्ट हो गए थे। ठीक है, ख नंबर देखें क्या है, अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं ने सबक सीखा। ठीक है, कि उन्हें औद्योगिक देशों की आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना होगा। ग नंबर देखेंगे, साथ ही उनमें सारे संसार की परंपरा आर्थिक निर्भरता की सभा भी उत्पन्न हुई है। 41 नंबर देखेंगे, जल दुर्लभता क्या है। ठीक है, जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है, मतलब कि पहले पूछ रहा है कि जल की दुर्लभता क्या है, जल की जो कमी हो रहा है वो क्या है, आप प्लस में से किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, वह दोनों प्रश्न एक ही के साथ पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसे डिटेल से देखेंगे। क्या है, जल यद्यपि प्रकृति का असमाप्त होने वाला उपहार है, फिर भी असमान वितरण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल दुर्लभता होती जा रही है। जल की इस कमी की इस समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट संबंध है, मतलब कि जल की कमी होगा तो जल दुर्लभता होगा। आगे क्या, जल संरक्षण के उपाय। जल का प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और इसका महत्व को समझाना चाहिए। क्या है देखते हैं, जल को संशोधित करके इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे कि दूसरा, वर्षा के दिनों में जो जल व्यर्थ में बहकर समुद्र में चला जाता है उसे नहर खोदकर सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, लाया जा सकता है, लेकिन इतना खर्च कैसे कौन करेगा। ठीक है, उसके आगे क्या है, हाँ, जल को संशोधित करके बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, ये तो हो गया। उसके बाद ख में देखे थे, ग देखते हैं, बड़े बड़े गहरे तालाब बनाकर इस पानी को एकीकृत किया जा सकता है और गर्मी के महीनों में जल का प्रयोग सिंचाई अथवा अन्य कार्यों में किया जा सकता है। घ नंबर देखेंगे क्या है, पानी का संरक्षण करके हम अधिक उपज पैदा कर सकते हैं और अधिक बिजली पैदा करके कम कोयला और तेल जैसे अनापूर्ति स्रोतों
को बचा सकते हैं। जल प्रकृति की महान देन है, इसलिए इसका उपयोग बड़ी समझदारी से करना चाहिए। 42 नंबर देखते हैं। क्या है कि भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन करें, मतलब लौह अयस्क का वितरण का वर्णन करने बोल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। भारत में संसार का लगभग 20% लौह अयस्क भंडार है। भारत में लौह अयस्क का खदान मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक राज्य में होते हैं। इन राज्यों में कुल उत्पादन का 95% से भी अधिक भाग प्राप्त किया जाता है। इसके लिए अतिरिक्त और भी कई राज्यों में लोहा पाया जाता है। देश के प्रमुख लोहा उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार से है। पहला देखेंगे छत्तीसगढ़। इस राज्य में अधिकांश लोहा हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है, जहां दुर्ग, बस्ती और दांगेवाड़ा जिले में लोहा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बस्तर जिले में बेलाडीला रावघाट प्रमुख लोहा क्षेत्र है। खा नंबर देखेंगे झारखंड। यहाँ के पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिले में लौह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र गोवा और नवा मुंडी है। आगे देखेंगे क्या है ग नंबर उड़ीसा। यहाँ के सुंदर गढ़, क्यूझर और मयूरगंज जिले में लोहा उत्पादन किया जाता है। घ नंबर क्या है कर्नाटक। इस राज्य के चिंकमंगलूर जिले में बाबा बुंदन पहाड़ी केंद्र प्रमुख और कालाहारी क्षेत्र प्रमुख है। बेलारी, चिंद्रगुड़, शिमोगा और दुमकुर जिले से भी लोहा प्राप्त किया जाता है। आगे क्या है गोवा के उत्तरी भाग में लोहा मिलता है। एक अथवा करके प्रश्न दिया हुआ है। क्या है कि अच्छा हाँ, अथवा करके प्रश्न दिया हुआ का छोटा नागपुर की पठार क्षेत्र में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग संकेंद्रीय है। इसका क्या कारण है? ठीक है, तो इसका क्या कारण है देखते हैं। चलिए, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग संकेंद्रीय है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग का विशाल संभाव्यता शामिल है। ठीक है, 43 नंबर देखते हैं। क्या बोल रहा है कि आधे लोकतांत्रिक। ठीक है, इतने सारे प्रश्न, लेकिन इसका आंसर यही है। क्या बोल रहा है कि सत्ता की साझेदारी में किन्हीं 4 रूप में व्यक्त कीजिए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, मतलब कि सत्ता की साझेदारी संबंधित है। चलिए देखेंगे क्या है उत्तर में। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी अलग अलग तरीके जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या आ जाएगा कम है सत्ता के बंटवारों का पहला रूप हमें सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा में मिलता है। जैसे भारत के संविधान में ने शक्ति का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कर रखा है। शक्ति के ऐसे बंटवारे को क्षैतिज वितरण कहा जाता है। आगे देखेंगे क्या है सत्ता के बंटवारों का दूसरा रूप हमें क्या है सरकार के बीच विभिन्न स्तर में सत्ता के बंटवारे में मिलती है। सारे देश के लिए केंद्रीय सरकार होता है। ठीक है, जो पर्याप्त या पर्याय क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार होती है। उस स्तर बड़े निम्न स्तर की सरकार के बीच सत्ता के इस बंटवारे में ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है।
भारत के संविधान में केंद्रीय और राज्य सरकार की शक्तियों का अलग अलग सूचियों में बांट दिया गया है। आगे देखेंगे क्या है ग नंबर, सत्ता का कई बार बंटवारा सामाजिक समूह जैसे भाषा समूह और धर्म समूह में भी कर दिया जाता है। बेल्जियम की समुदाय सरकार इस व्यवस्था का उत्तम उदाहरण है। घ नंबर देखेंगे, कई बार सत्ता का बंटवारा राजनीतिक दलों एवं दबाव समूह में भी कर दिया जाता है। यदि अनेक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती है तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न पार्टियों में कर दिया जाता है। कई बार इन पार्टियों में भी किसी विशेष विभाग के लिए वोट भी लग जाता है। भारत में भी अब मिलीजुली सरकार का बोलबाला होने लगा है। डेनमार्क में भी अनेक राजनीतिक दल है जो सत्ता का बंटवारा कर सरकार चलाता है। आगे देखेंगे 44वां प्रश्न, क्या है कि हाँ, केंद्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है, क्यों पड़ती है, इसके लाभ बताइए। तो देखेंगे हम लोग पूरा डिटेल से क्या है। हाँ, कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है, इसे अनेक कारण है, इनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। पहला, भारत में बहुत से राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि आकार में इतने बड़े हैं कि राज्य की सरकार अपनी विभेद इकाइयां की ओर पूरा ध्यान नहीं दे सकती है, इसलिए उनका प्रतिबंध पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। विकेंद्रीकरण से यह मसला हल हो जाता है। क्या है, खानवा देखेंगे, कुछ राज्य में अनेक भाषाई लोग रहते हैं, अनेक जातियां के लोग रहते हैं और अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। सबकी आकांक्षा को पूरा करना राज्य सरकार की बस की बात नहीं है। शक्ति के विकेंद्रीकरण से अनेक विभिन्नताओं को हल करना असमान हो जाता है। ग नंबर, विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप बने स्थानीय संस्थाएं कार्यों में बड़ी सहायक सिद्ध होती है, ठीक है, क्योंकि किसी स्थान विशेष के स्थानीय लोग ही अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा समस्याओं को भली प्रकार समझ सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान भी वही खोज सकते हैं। अतः स्थानीय लोगों का जब सहयोग मिल जाता है तो विभिन्न स्थानीय कार्य आसानी संपन्न हो जाती है। स्थानीय लोगों का यह सहयोग स्थानीय संस्थाओं के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। देखेंगे क्या है विकेंद्रीकरण के लाभ। विकेंद्रीकरण से किस प्रकार लाभ होते हैं। पहला, स्थानीय समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान। ख नंबर, लोकतांत्रिक आदर्शों की पूर्ति। ग नंबर, संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति। घ नंबर क्या है, स्थानीय स्तर पर शासन में जनता की भागीदारी। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए। लोकतंत्र किस प्रकार नागरिक की गरिमा और आज़ादी सुरक्षित रखता है, चर्चा करें। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। ठीक है, ख क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को भाषण देना और अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, क्योंकि भैया स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद कितना में स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद है 19 से 22 अनुच्छेद में। ठीक है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, और ये कितना भाग में ये दर्ज है, तो ये संविधान के भाग 3 में ये दर्ज है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले
चुनाव के बाद स्वतंत्र रूप से कार्य करने का आज्ञा होती है। ठीक है, उसके आगे क्या है, घ नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वर्ग और धर्मों का सम्मान किया जाता है। यही थे लोकतांत्रिक में थोड़ा विशेषता, जो सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, देखा जाता है। चलिए देखेंगे हम 45वां प्रश्न क्या है कि अपने क्षेत्र के बाजार में जाने वाली उपभोक्ता के रूप में आप अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए कर्तव्य देखते हैं हम लोग, क्या है कर्तव्य। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन शोषण के विरुद्ध अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानकर कर सकता है। उन्हें जागरूकता रहने की आवश्यकता है। यदि उपभोक्ता यह चाहते हैं कि उनके अधिकार सुरक्षित रहे, तब उन्हें कुछ कर्तव्यों को भी पूरा करना होगा। ऐसा कर्तव्य निम्नलिखित है। ठीक है, पहला क्या है, उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि बाजार से सामान खरीदने, ठीक है, खरीदते समय वह उसकी गुणवत्ता को अवश्य देखे। अच्छा होगा यदि वे गारंटी ना लेने भूले। ठीक है, आगे क्या है देखते हैं क्या है। उपभोक्ता के लिए यह उचित व लाभकारी होगा वे जहां तक संभव हो सके माल खरीदने जिस पर ISI एक मार्ग का निशान हो, ISI का एक मार्ग हो, उसी वस्तु को आप खरीदें। आगे क्या है, जहां तक हो सके उन्हें खरीदे हुए सामान व सेवा की रसीद आवश्यक लेनी चाहिए। ठीक है, रसीद लेना बहुत ही जरूरी है। आगे क्या है, उपभोक्ता को अपने उपभोक्ता संगठन आवश्यक बनाना चाहिए ताकि वे इकट्ठे मिलकर सरकार के सामने उपभोक्ता संरक्षण संबंधी अपनी मांग रख सके। ठीक है, आगे क्या है, अंगा नंबर क्या है, उपभोक्ता का यह मुख्य कर्तव्य है जिसे जब कोई उत्पादक, व्यापारी या दुकानदार किसी भी प्रकार से ठगने की कोशिश करे तो वह चुपचाप ना जाए, वरना उपभोक्ता अदालत में उसकी शिकायत अवश्य करे। ठीक है, आगे क्या है, उपभोक्ता यह कर्तव्य है कि वे अपने अधिकारों की जानकारी रखें और अवसर आने पर अपना उसका प्रयोग करें। ठीक है, आगे देखेंगे 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर क्या बोल रखा है कि, चलिए देखेंगे, एक आर्थिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना करें। ठीक है, मतलब मुद्रा की किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में भूमिका निभा रहा है। ठीक है, इसका विवेचना करना है। चलिए देखेंगे हम क्या है, उपभोक्ता मुद्रा की भूमिका। हम जानते हैं कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है के रूप में अपनाई जाती है, इसलिए आवश्यकताओं का संतुष्ट के लिए मुद्रा के बदले वस्तु तथा सेवाओं का क्रय कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मुद्रा देकर हम किसी वस्तु को क्रय कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं। ठीक है, यह विनिमय का माध्यम है। आगे देखेंगे क्या है, ख नंबर, व्यापार में मुद्रा की भूमिका। व्यापार में मुद्रा क्या भूमिका है, मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रियाएं सरलता पूर्वक पूरी की जाती है, क्योंकि मुद्रा की सहायता से एक स्थल से वस्तुओं को क्रय करके इन्हें दूसरे स्थान पर विक्रय किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे ग नंबर, बजट निर्माण में मुद्रा की भूमिका। बजट निर्माण में किस प्रकार मुद्रा की भूमिका होती है। सरकारी व्यय तथा प्राप्तियों का माप मुद्रा में किया जाता है, जिसके द्वारा करों की दर, ऋण पर ब्याज संबंधित आर्थिक नीतियां सरलता पूर्वक बनाई जाती है। बजट को मुद्रा में ही प्रदर्शित किया जाता है। घ नंबर देखें क्या है, राष्ट्रीय आय के
माप में मुद्रा की भूमिका। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है, जो किसी की देश की निवासियों का जीवन स्तर प्रदर्शित करती है। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना कठिन है एवं जीवन स्तर भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या है राष्ट्रीय आय में मापन में मुद्रा की भूमिका। ठीक है, किस प्रकार से राष्ट्रीय आय में भूमिका निभाता है मुद्रा। चलिए देखते हैं एक कर करके देश के राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है, जो कि देश की निवासियों का जीवन स्तर प्रदर्शित करता है। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना कठिन है, एक जीवन स्तर भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे अंगा नंबर क्या है उत्पादन में मुद्रा की भूमिका। उत्पादन प्रक्रिया में एक उद्यमी उद्योग उत्पादन के विभिन्न साधनों को उनकी सेवाओं के बदले मुद्रा में भुगतान करता है, जैसे भूमि पर लगान, मजदूरों को मजदूरी, पूंजी पर कब्जा। तथा नंबर क्या बोल रहा है कि उत्पादन में मुद्रा की भूमिका। उत्पादन प्रक्रिया में एक उद्यमी उत्पादन के विभिन्न साधनों को उनकी सेवाओं के बदले मुद्रा में भुगतान करता है, जैसे भूमि पर लगान, मजदूरों का मजदूरी, पूंजी पर कब्जा तथा उद्यम पर लाभ। मुद्रा की अनुपस्थिति में उत्पादन के साधनों को परितोषित प्रदान करना कठिन होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अथवा करके दिया हुआ है प्रश्न, क्या बोल रहा है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता का काम करती है। ठीक है, मतलब जिसका पास ज्यादा पैसा है और जिसका पास कम पैसा है, इन दोनों के बीच किस प्रकार से बैंक जो है मध्यस्थता काम करता है। तो इसका आंसर देखें क्या है। साधारणतः दो प्रकार के लोग बैंक में जाते हैं। पहला, जिनके पास अतिरिक्त मुद्रा यानी धन है, ठीक है, और दूसरे लोग जिनके पास धन जरूरत होती है। बैंक इन दोनों प्रकार के लोगों के बीच मध्यस्थता प्रदान करता है। ठीक है, और जिनके धन जरूरत होती है उनके पास बैंक खुद प्राप्त करते हैं। धन कर्ज लेने वाले से बैंक खुद की ऊंची दर लेते हैं, जबकि जो जमाकर्ताओं को वे खुद की काम दर देती है, और इस प्रकार उनके पास जो धन बच जाता है उनसे वे अपना काम चलाते हैं। बैंक की मध्यस्थता से सब वर्गीकरण का कल्याण हो जाता है, साथ में बैंक का भी। ठीक है, बैंक का किस प्रकार से आर्थिक आय आता है समझ गए ना आप लोग। आगे देखेंगे 47वां प्रश्न, क्या बोल रखा है कि सत्याग्रह की विचार का क्या अर्थ है। महात्मा गांधी जी ने सफलतापूर्वक चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन करें। चलिए देखेंगे क्या है सत्याग्रह दमनकारियों के विरुद्ध जन आंदोलन का एक अहिंसक ढंग था। इसमें क्या लिखा हुआ है, यह विचार था कि यदि उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो दमनकारी के लिए विरुद्ध लड़ने का गतिशील शक्ति बल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का तकनीक का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। 1916 ईस्वी में उन्होंने चंपारण के किसान को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया और सरकार को 1918 में चंपारण के किसानों के कल्याण के लिए एक अधिनियम पारित करना पड़ा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है 1917 में 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ी जिले में के किसान की मदद की। ठीक है, इनके लिए 17 सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ी जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़े कारखाने के मजदूरों के बीच
सत्याग्रह चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और लगान का भुगतान अगले वर्ष तक स्थगित दिया गया। ठीक है। ग नंबर प्रश्न क्या है? पुनः 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल श्रमिकों की हड़ताल में हस्तक्षेप किए तथा उनके वेतन में वृद्धि करने में सहायता की, जिसके के लिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था। ठीक है। आगे देखेंगे 48 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ के काम कराने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? 3 कारणों के बीच चर्चा करें। पहला, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कीमत नहीं थी, इसलिए कुछ उद्योगपति मशीन के बजाय हाथ से काम कराने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। ठीक है। आगे देखेंगे क्या है? कुछ उद्योगपति बड़े मशीन पर भारी खर्चा करने से हिचकिचाते थे, क्योंकि मशीन लगाने में यह जरूरी नहीं था कि उनके ऐसा करने से लाभ ही रहेगा। ठीक है, नुकसान भी हो सकता है। आगे देखेंगे नंबर, बहुत से ऐसे उद्योग हैं जहां श्रमिकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, जैसे गैस घरों, शराब खानों, बंदरगाहों में जहाजों की मरम्मती और साफ सफाई के काम में मजदूरों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। ऐसे उद्योगों में उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों का यही काम कराना पसंद करते थे। ठीक है, क्योंकि मशीन से एक प्रकार से एक ही डिजाइन की वस्तुएं बनी जाती थी। ठीक है, जो उद्योगपति को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि सभी के लिए, ठीक है, यानी कि मजदूरों से काम कराया जाए और अलग अलग प्रकार से जब मनुष्य यानी कि आदमी काम करते हैं तो वो हर बार अलग अलग डिजाइन के वस्तु तैयार होती है। ठीक है, और उसका फिनिशिंग थोड़ा सा गड़बड़ होता है, लेकिन डिजाइन में अच्छा लगता है। आगे क्या है? महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। व्याख्या करें। तो क्या है देखते हैं पहले हम लोग क्या है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्र द्वारा उन प्रक्रियाओं एवं व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाना जो राष्ट्रवाद में सदैव संबंधित थे। ठीक है, आगे क्या है? इसमें से अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता मुक्त थे। अंततः गांधी जी ने जब स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति, प्रेस और संगठन, ठीक है, बनाने की स्वतंत्रता को स्वराज का महत्वपूर्ण भाग स्वीकार किया। घ नंबर देखेंगे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वराज की लड़ाई सबसे पहले इन संकटग्रस्त आदि की लड़ाई है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है? भारत में खाद्य सुरक्षा का विवरण दें। भारत में खाद्य सुरक्षा का विवरण क्या है? चलिए देखेंगे क्या है। सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता तथा उसे प्राप्त करने का समर्थन को खाद्य सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। खाद्य सुरक्षा के 3 पहलू हैं। खाद्य पदार्थ की उपलब्धता, खाद्य पदार्थ की सुलभता तथा लोगों के पास खाद्य पदार्थों की प्राप्ति करना समर्थक है। ठीक है, ख नंबर क्या है? भारत में खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का गठन किया गया। इसके 2 मुख्य आधार है। पहला जो है बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, दूसरा क्या है? ये दोनों संकट घटक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नीति के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा नीति का उद्देश्य कम कीमत पर
खदानों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। ग नंबर देखें क्या, भारतीय खाद्य सुरक्षा निगम किसानों से समर्थन मूल्य पर चावल और गेहूं प्राप्त करना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राप्त खाद्यान्न का भंडार करती है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाता है। आगे देखेंगे क्या है प्रश्न संख्या, अच्छा अथवा करके दिया क्या है, जल परिवहन और सड़क परिवहन से रास्ते सस्ता क्यों है, 3 कारण बताइए। मतलब कि जो है जल परिवहन जो है रास्ता परिवहन से सस्ता क्यों है, सड़क परिवहन से सस्ता क्यों है। तो इसका कारण बहुत सारा है जो हम लोग देखेंगे। इससे 3 कारण क्यों क्या है कि जल परिवहन, ठीक है, जल परिवहन में टायरों आदि की इतनी खिंचाई नहीं होती है जितना सड़क पर चलने पर, ठीक है। मतलब कि आप लोग सड़क पे चलिएगा तो बहुत टायर का खिंचाव होता है, पंचर का डर रहता है, ब्लास्ट का डर रहता है, ठीक है। ये सारा डर उस पे नहीं होता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, जितना तेल पेट्रोल या डीजल, ठीक है, जितना तेल से सड़क पर जितना दूरी जाया जा सकता है, पानी में उतने तेल से कहीं अधिक दूरी तय किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पानी नौका को स्वयं ऊपर उठाए रखता है, ठीक है। इसलिए जितना तेल से आप सड़क परिवहन में जितना तेल से आप जितना दूरी तय कीजिएगा, मान के चलिए आप आधा लीटर तेल से पेट्रोल से बाइक से जा रहे हैं आप 10 किलोमीटर, ठीक है, तो वही आधा लीटर तेल से, ठीक, देख लिए थे कि जल परिवहन, ठीक है जल परिवहन जो है सड़क परिवहन से सस्ता क्यों होता है। चलिए हम लोग 50 नंबर देखते हैं क्या है, राजनीतिक दल के कार्य क्या है, ठीक है, किन्हीं 4 का वर्णन करें। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य कौन कौन से, चलिए देखेंगे। पहला चुनाव लड़ना, दूसरा सरकारी नीति का दिशा निर्देश, तीसरा कानून निर्माण और चौथा है सरकार का संचालन, ठीक है, तथा नीतियों का कार्यक्रमों का संचालन, ठीक है। देखेंगे पहले चुनाव लड़ना क्या होता है। चुनाव लड़ना राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा सदस्यों तथा समर्थकों द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर वह अपनी नीतियों को कार्यान्वित कर सके, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, ख नंबर सरकारी नीति का दिशा निर्देश। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का मतदाता के सामने रखते हैं। जनता इनमें से अपनी पसंद की नीतियां अथवा कार्यक्रमों को चुनौती है। इसमें सरकार का जनता की पसंद नापसंद के बारे में पता चलता है, ठीक है। आगे क्या है, ग नंबर कानून निर्माण। राजनीतिक दल कानून निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विधायिका में राजनीतिक दल की सदस्य होते हैं और कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है जिसमें राजनीतिक दल के सदस्य ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। आगे देखें घ नंबर सरकार का संचालन तथा नीति एवं कार्यक्रमों का संचालन। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण करता है तथा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप में लिखें। तो क्या है बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप में टिप्पणी। पहला, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ दोल दले से ज्यादा के लिए अपने दम या दूसरे से गठबंधन करके दल अनेक आने का ठीक ठाक अवसर होता तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसा ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में अनेक के लिए
आने के लिए आपस में हाथ मिला लेते हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश की राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है, पर इसके साथ ही इस प्रणाली के विभिन्न हित और विचार को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। 51 नंबर देखेंगे, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। और क्या आप इस विचार से सहमत है? आपने अपने उत्तर के समर्थन के बारे में के कारण दें। ठीक है, क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र के हो जैसे भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, फलक कटाईदार, बुनकर, बढ़ई, लोहार आदि, या फिर शहरी क्षेत्र हैं जैसे लघु उद्योग के श्रमिक, निर्माण, व्यापार, परिवार में लगे, क्या है? आकस्मिक भूमिका। ठीक है, क्या है? सड़कों पर घूमने वाले फेरीदार, सिर पर बोझा उठाने वाले श्रमिक आदि सबको आर्थिक सामाजिक शोषण होता है। विशेषकर जो श्रमिक अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग से संबंधित रहते हैं, उनमें से अधिकार असंगठित क्षेत्र से संबंधित रहते हैं। उन्होंने केवल आर्थिक शोषण का शिकार बनना पड़ता है, वरना उन्हें सामाजिक अन्याय का भी सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें कुओं से पानी भरने नहीं दिया जाता था। ठीक है, कई बार उन्हें शोषण मंदिरों में जाना नहीं दिया जाता था। उनके पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें हर प्रकार के आर्थिक और सामाजिक शोषण से उन्हें बचाना होगा, तभी वे राष्ट्र के सच्चे नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे 52 नंबर प्रश्न। क्या है कि भारत में दिए गए रेखाचित्र प्रदर्शित कीजिए कि उत्पादन केंद्र एवं तेल परिष्करणताओं, क्या है? परिष्करणशालाओं के नाम मिलान करें। ठीक है, क्या है? प्रायद्वीप, नोलम अब्रक क्षेत्र, हल्दिया कोयला क्षेत्र और कोची। तो सबका आंसर नीचे दिया हुआ है। क्या है? पहला नंबर में कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र कहाँ दिख रहा है? झारखंड और झारखंड के आसपास दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? द्वितीय हल्दिया। हल्दिया कहाँ है? ये लगभग पश्चिम बंगाल में है। आगे पारादीप। पारादीप कहाँ है? ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में। उसके बाद नोलर अब्रक क्षेत्र। नोलर अब्रक क्षेत्र ये क्या है? केरल या तमिलनाडु के आसपास है। ठीक है, वह कोची। कोची में लगता है इधर पश्चिमी साइड। कौन सा स्थान है याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इस पास है। ये था आप लोगों के लिए हैज द रेट वीडियो। क्या था? चौथा। ठीक है, जो हम लोग इस वीडियो में देखे हैं, इससे पहले आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां जाकर अपना पढ़ाई सीक्वेंस में कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद।